हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग चैप्टर परिवहन एवं संचार क्लास 12 का ज्योग्राफी का ये चैप्टर है 8, इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हम पहला बात करते हैं परिवहन के साधन। तो परिवहन के साधन से पहले हम लोग परिवहन के बारे में जानते हैं। यानी परिवहन का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्ति एवं वस्तु का किसी माध्यम से होने वाले परिवहन को हम परिवहन कहते हैं, या व्यक्ति एवं वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण को हम परिवहन कहते हैं। परिवहन के बच्चों अन्य बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है स्थल परिवहन, अर्थात स्थल के माध्यम से होने वाले परिवहन को हम स्थल परिवहन कहते हैं, जैसे सड़क, दूसरा रेलवे और तीसरा पाइपलाइन। ठीक है बच्चों, यानी पाइप के माध्यम से होने वाले परिवहन को पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। दूसरा साधन है बच्चों जल, यानी जल के माध्यम से होने वाले परिवहन को हम जल परिवहन कहते हैं। और जल परिवहन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बच्चों सागरीय या महासागरीय परिवहन, और दूसरा होता है अंतःस्थलीय परिवहन। बच्चों महासागरीय परिवहन यानी समुद्रों द्वारा किए जाने वाले परिवहन को हम सागरीय या महासागरीय परिवहन कहते हैं, और इसके साथ साथ नदियों द्वारा होने वाले परिवहन को अंतःस्थलीय परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है वायु परिवहन, यानी वायु के माध्यम से होने वाले परिवहन को हम वायु परिवहन कहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय परिवहन। राष्ट्रीय परिवहन का अर्थ क्या होता है बच्चों? जब परिवहन 2 राज्यों के मध्य होता है। जैसे अगर हम दिल्ली से बिहार गए, तो बच्चों दिल्ली से बिहार ये हम अपने राज्य में ही घूम रहे हैं, तो ये हमारा राष्ट्रीय परिवहन कहलाएगा। और दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन क्या होता है बच्चों? जब परिवहन 2 देशों के मध्य होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों महामार्ग के बारे में। तो महामार्ग का अर्थ क्या होता है? तो दूरस्थ स्थानों को आपस में जोड़ने वाली पक्की सड़कों को हम क्या कहते हैं? महामार्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी दूर दूर के क्षेत्र जो नहीं होते, तो दूर दूर के क्षेत्र क्या करते हैं? आपस में जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें होती है उसे हम महामार्ग कहते हैं। और इन महामार्गों की विशेषता क्या होती है कि पहला तो इन महामार्गों के बारे में बात की जाए तो महामार्ग में क्या होता है कि महामार्गों को आबादित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर फ्लाईओवर नहीं होता है, और ना ही इन पर लाल बत्तियां होती हैं। और ये सड़कें क्या होता है बच्चों? गति अवरोधकों से मुक्त होती है। गति अवरोधक का मतलब क्या होता है? इन पर ब्रेकर्स नहीं होते, एवं कई लेन वाली होती है। कई लेन वाली का अर्थ क्या होता है? आने और जाने के लिए कई रास्ते बने होते हैं। और महामार्गों की औसतन जो चौड़ाई होती है वो 80 मीटर होती है। और ये सड़कें क्या करती हैं? प्रमुख नगरों को क्या करती है? पत्तरों से जोड़ती हैं। पत्तर मतलब बंदरगाहों से जोड़ती है। और इन सड़कों के किनारे अक्सर क्या होता है? रेलिंग लगी होती है, ताकि कहीं पर भी इनको क्रॉस ना किया जा सके। यातायात निर्बाध गति से चलता रहे, यानी किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। इस प्रकार के होते हैं बच्चों महामार्ग। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम सीमावर्ती सड़कें। तो अगर बच्चों सीमावर्ती सड़कों की बात की जाए तो ये सड़क क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाए जाने के कारण इन्हें सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। ये BRO द्वारा बनाई जाती है। BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा इनका निर्माण तथा रखरखाव किया जाता है। ये सड़कें क्या करती है? सुदूर यानी दूर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या करती है? नगरों से जोड़ती है। इसके साथ साथ ये प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सैनिकों के लिए जो साजो सामान होता है वो इन्हीं सड़कों के माध्यम से लाया और ले जाया जाता है। इसलिए इस प्रकार की सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें हम सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारा स्थल परिवहन। अब स्थल परिवहन की बात करते हैं तो
अगर हम लोग पहले बात किए स्थल परिवहन के बारे में, तो इसके अंदर हम बात करेंगे प्राचीन समय से लेकर अब तक परिवहन के साधनों में क्या क्या बदलाव आया है। यानी प्राचीन समय में परिवहन किस प्रकार किया जाता था और वर्तमान में परिवहन किस प्रकार किया जाता है। तो पहला बच्चों, हम अगर बात की जाए, पहले क्या होता था कि जो मनुष्य होता था स्वयं पालकी में क्या करता था, परिवहन किया करता था। आपने देखा होगा प्राचीन समय में क्या होते थे, जो रानियां होती थी, रानियों को एक पालकी में एक स्थान से या घुमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वहां कहार हुआ करते थे। 2 व्यक्ति होते थे जो डोली को उठाया करते थे। तो पहले ये हमारे सामने परिवहन का पहला साधन था। ठीक है, फिर धीरे धीरे बदलाव आने के कारण क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, और पहिए के आविष्कार से बैलगाड़ियों के माध्यम से क्या हुआ कि बैलगाड़ियों के माध्यम से परिवहन किया जाने लगा था। ठीक है बच्चों, बैलगाड़ी का इस्तेमाल धीरे धीरे होने लग गया था। ठीक है, और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किस लिए, परिवहन के रूप में किया था, क्योंकि इस समय पहिए का आविष्कार हो चुका था। और तीसरा हमारे सामने जो बदलाव आया, जब स्टीम इंजन अर्थात भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था 18वीं सदी में। इसने सड़क या स्थल परिवहन में एक तरीके से क्रांति ला दी थी, एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। और चौथा, फिर इसके बाद क्या हुआ, वर्तमान हमारे देखा है आपने, वर्तमान में भूमि परिवहन में नए साधन और आ चुके हैं, जैसे फ्लाईओवर, रोडवे, केबल के माध्यम से क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्राचीन समय से लेकर अब तक परिवहन के साधनों में इस प्रकार के बदलाव आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों स्वेज। अब नहरों के बारे में बात करते हैं, तो पहला बात करते हैं स्वेज नहर की विशेषता के बारे में। तो बच्चों पहले बात करें, ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये मिस्र देश में स्थित है, और ये स्वेज नहर ये क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। ये लगभग 180 किलोमीटर लंबी है तथा 11 से 50 मीटर गहरी है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ इस नहर के द्वारा यूरोप और दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया के मध्य की जो उत्तरमाशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में कम हो गई है। कहने का मतलब क्या है कि स्वेज नहर के निर्माण से ऑस्ट्रेलिया और मतलब यूरोप, दक्षिणी एशिया, इन सब क्षेत्रों के बीच की दूरी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और व्यापार और ज्यादा सुगम हो चुका है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान क्या करते हैं, आवागमन करते हैं। और नील नदी में नौगम्य ताजा पानी के नहर भी स्वेज नहर से ही मिलती है। इसके साथ साथ स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। नेक्स्ट बात, इस नहर यानी स्वेज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में किया गया था। नेक्स्ट बच्चों हमारा नहर आता है पनामा नहर की विशेषताएं। तो जी बच्चों पनामा जो नहर है, ठीक है, ये नहर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के मध्य बनाया गया है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य यानी बीच में बनाया गया है। और ये 72 किलोमीटर लंबा है, मात्र 72 किलोमीटर लंबा है। और इस नहर के कारण क्या हुआ था, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में न्यूयॉर्क एवं पश्चिम में स्थित सैन फ्रांसिस्को की मध्य की दूरी 13,000 किलोमीटर कम हो चुकी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले जहाजों क्या होता था कि न्यूयॉर्क से बहुत दूर तक नीचे तक जाना पड़ता था, और नीचे तक मतलब 13,000 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन इसके निर्माण से क्या हुआ, बीच में ही जाना संभव हो चुका है। यानी पनामा नहर के निर्माण से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की मध्य की दूरी मात्र 13,000 किलोमीटर, सिर्फ 13,000 किलोमीटर कम हो चुकी है। और इसी तरह पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी भी क्या हो चुकी है बच्चों, कम हो चुकी है। और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन अब संभव हो चुका है। ये नहर दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। और ये जल डमरू मध्य के बीच बनाया गया है। जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों को जोड़ता है। कौन, पनामा नहर। ठीक है, इसलिए ये नहर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पाइपलाइन परिवहन के लाभ के बारे में। तो
पाइपलाइन तो आप जानते हो, पाइपलाइन के माध्यम से होने वाले परिवहन को पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। इनके संचालन एक रखरखाव में अपेक्षाकृत कम खर्च आता है, मतलब इनके रखरखाव में और संचालन में इनमें पैसा बहुत कम लगता है। और इसमें क्या होता है, जलीय या गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं फैलता है। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की क्या होती है, बचत होती है, क्योंकि घर्षण तो इसमें होता ही नहीं है ना, और मौसम संबंधी दशाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, इसे कोई दिक्कत नहीं होती। परिवहन के इस साधन द्वारा पदार्थों की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहती है, यानी इसके माध्यम से क्या होता है, पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन बिग इंच है। कौन सा है बच्चों, बिग इंच। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इसके साथ साथ एक पॉइंट और है कि पाइपलाइन को कठिन उबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है, यानी कहीं भी इसे बिछाया जा सकता है। अब बात करते हैं पाइपलाइन परिवहन की कमियों की। तो बच्चों, पाइपलाइन परिवहन की कमियां क्या होती हैं कि पाइपलाइन में कई बार लोच नहीं होता। लोच का मतलब क्या होता है, मतलब इसके बारे में पता नहीं चल पाता कि कहाँ ये फटा है। एक बार बनने के बाद इसकी क्षमता ना ही घटाई जा सकती है ना ही बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार बनाने के बाद आप सोचोगे इसको और ज़्यादा बड़ा कर दूं या इसको मतलब पाइप को और ज़्यादा मोटा कर दिया जाए ताकि इससे और ज़्यादा परिवहन हो सके, तो नहीं हो सकता। एक बार बिछाने के बाद इसे घटाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। पाइपलाइन में रिसाव मतलब से होता है, अगर लीकेज हो जाती है तो एक काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कहीं पर भी पाइप के फट जाने में उनकी मरम्मत में काफ़ी कठिन होती है और इनकी मतलब बेसिकली पता लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि रिसाव कहाँ हुआ है। इसके साथ साथ कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग क्या होते हैं इसे तोड़ के ही ले जाते हैं। लोहे का है तो तोड़ के उसे ले जाते हैं, ठीक है, काट के ले जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, सुरक्षा करने में भी हमें बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। ये होती है पाइपलाइन की विशेषता। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि विश्व का सबसे, यानी हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बात करेंगे बच्चों। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपने सुना होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये रेल मार्ग यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई 9322 किलोमीटर है और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस देश में स्थित है। कहाँ बच्चों, रूस देश में स्थित है। इसकी शुरुआत यानी इस रेल की शुरुआत 1905 में की गई थी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की शुरुआत 1905 में की गई थी और ये क्या करता है, ये सेंट पीटर्सबर्ग यानी पूरब में, आप देख रहे होगे पूरब में ये रूस में स्थित है, तो ये पूरब में क्या करता है, सेंट पीटर्सबर्ग को पश्चिम में व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। और ये रेल मार्ग क्या करता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, साइबेरिया के घने जंगलों से होकर गुजरता है और यहाँ क्या करता है, ये खनिज पदार्थ, कोयले का, लोहे का, ठीक है, शंकुधारी वृक्षों का परिवहन करता है। ये रेल मार्ग दोहरे पथ वाला विद्युतीकृत रेल मार्ग है। दोहरे पथ वाला मतलब कि आने और जाने दोनों का ही साधन इसमें है और ये क्या करते हैं, एशिया के देशों को पश्चिम के विकसित बाजारों तक जोड़ता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के प्रमुख स्टेशन की बात की जाए तो ये चीता, मास्को, कजान इसके प्रमुख स्टेशन हैं। और इस प्रकार से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या पार साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा या लंबा रेल मार्ग बन जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य रेल मार्ग है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा है पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो बच्चों, पार कैनेडियन रेल मार्ग की बात की जाए तो पार कैनेडियन रेल मार्ग उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश में स्थित है और पार कैनेडियन रेल मार्ग की स्थापना 1886 में हुई थी। इस नहर या इस क्या कह सकते हैं, पार कैनेडियन रेल मार्ग की कुल लंबाई 7050 किलोमीटर है और ये क्या करता है, वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर एक क्षेत्र है, उसको क्या करता है, महासागर को जोड़ता है। कौन से अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित हैलिफैक्स से जोड़ता है। और इसके साथ साथ पार कैनेडियन रेल मार्ग क्या करता है, गेहूं का, शंकुधारी वनों का और औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। इसके साथ साथ गेहूं और मांस का प्रमुख निर्यातक भी रहा है। और पार कैनेडियन रेल मार्ग
क्या है, आर्थिक देश की धमनी है, मतलब कनाडा की आर्थिक धमनी है। क्यों? फिर कनाडा का अधिकांश व्यापार पार कैनेडियन रेलमार्ग से होता है। और एक और चीज बता दो बच्चों, पार कैनेडियन, पार का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रेलमार्ग जो दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता हो, उसे हम पार कहते हैं, पार कैनेडियन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एक वो भी होता है पार ऑस्ट्रेलियन भी है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ये पर्थ को, ये क्या करता है बेसिकली, पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न को आपस में जोड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है बच्चों। इसके साथ साथ बच्चों एक और चीज है, एक हमारा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग भी है, जिसे हम दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग भी कहा जाता है। और उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से क्या होता है, विश्व का 1/4 व्यापार होता है। इसे वृहद ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी रही उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।